बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और उसे कैसे आप लिखेंगे। फिर इस बर्नौली थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे एट लास्ट। पहले ये समझिए कि बर्नौली थ्योरम क्या है। बर्नौली थ्योरम किसके लिए है? बर्नौली थ्योरम को जब भी आप एक्सप्लेन करोगे आप तो किसी ना किसी एजम्पशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहले बर्नौली थ्योरम के क्या एजम्पशन थे, उन एजम्पशन को ध्यान में रखते हुए हम बर्नौली थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बर्नौली थ्योरम आइडियल लिक्विड के लिए भी है और जो इन कंप्रेसिबल लिक्विड होते हैं उनके लिए भी होता है, लेकिन हम बेसिकली इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए पढ़ते हैं या आइडियल लिक्विड के लिए पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। देखिए यहां पर क्या है, व्हेन आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्ट्रीमलाइन मोशन। तो पहला एजम्पशन तो हो गया बर्नौली थ्योरम का कि जो फ्लो होगा आइडियल लिक्विड का वो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। दो एजम्पशन हो गए आपके पास। एक तो हो गया कि जो फ्लो होगा आइडियल लिक्विड का वो होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरी बात हो गई ट्यूब कैसे लेनी है, ट्यूब लेनी है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, मतलब एक एंड पर ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, एक एंड पे कम होगा। तो मैंने इस एंड पे कम लिया और इस एंड पे ज्यादा लिया, तो क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। देन एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ, इस आइडियल लिक्विड के फ्लो होने के किसी भी पाथ पर एट एवरी पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो आप इसको पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन करिए या पर यूनिट वेट से डिफाइन करिए। तो मैंने ये पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन किया, इसको पर यूनिट वेट से डिफाइन किया हुआ है, दोनों मैंने लिख दिए हैं। जब मैं इसको लिखता हूं, इस फॉर्म को लिखता हूं, तो यहां पर प्रेशर की यूनिट, इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सब किसमें है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। यहां देखिए तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो ये क्या है, प्रेशर हेड, ये वेलोसिटी हेड और ये ग्रेविटेशनल हेड है। तो हेड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और यहां पर एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप बुक में देखेंगे तो आप रीड करेंगे, वहां पर क्या होगा, आपको ये वाला टर्म ज्यादा यूज किया जाता है। ये टर्म क्या कहता है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसा लिखा रहता है डेफिनेशन में कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कौन कौन सी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। अगर फ्लो लिक्विड का ऐसा हो रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तो इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल एनर्जी कौन कौन सी है, मैंने बताया, पहली प्रेशर, दूसरी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी का सम होगा, इस पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जो बर्नौली थ्योरम है बेसिकली वो किस पर बेस्ड होती है, वो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। तो इस लाइन को आप लिख भी लेंगे, क्या लिखेंगे कि बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, नोट बर्नौली थ्योरम is based on law of conservation of energy। मैंने क्या लिख दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैं लिख देता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने यहां लिख दिया है लो और COE, इसका मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम और यहाँ पर भी, इस पॉइंट पर भी, किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ भी एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी का जो सम होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लीजिए या पर यूनिट वेट लीजिए, तीनों का वेट यहाँ जो आएंगे, देखो यहाँ पर प्रेशर हेड, यहीं पर वेलोसिटी हेड, यहीं पर ग्रेविटेशनल हेड का जो सम होगा, इस पॉइंट पर भी प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड का जो सम होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट होने की वजह से क्या लिख दिया मैंने, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि स्टेटमेंट लिखिए और आपसे ये पूछा जाता है कि बर्नौली थ्योरम किस कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है, तो आप बताना पड़ता है आपको कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं। ये मैंने आपको डेरिवेशन समझा दिया।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मैं आपको बताता हूं इसका प्रूफ के लिए क्या करना है, आपको एक सिंपल सा ये डायग्राम बनाना है। तो मैंने बना दिया है, आप भी इसको बना लेंगे। देखिए प्रूफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा सा कंसीडरेशन, क्योंकि किसी भी प्रूफ को आप करते हैं तो उसके लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है। तो मैं भी यहां पे ले ले रहा हूं कि कंसीडर अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मैं भी लेता हूं कंसीडरेशन में प्रूफ। देखिए इसका कंसीडर अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखिए इसका कंसेप्ट बहुत आसान है, बस उस कंसेप्ट को आपको समझना, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी तो आपको लिखनी पड़ेगी कि यहां पर वेलोसिटी कैसी है, यहां पर एरिया कैसा है, यहां पर एरिया कैसा है, वेलोसिटी कैसी है, इसकी हाइट, इस एंड की हाइट कितनी है रेफरेंस लाइन से या ग्राउंड से, इस एंड की कितनी हाइट है। तो वही लिख रहा हूं मैं, कंसीडर अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2। तो इस एंड का जो एरिया है वो मैंने ले लिया कितना, इसका ले लिया मैंने एरिया A1 और इस एंड का एरिया ले लिया मैंने A2। तो इधर का एरिया A1 है और इधर का एरिया A2 है। आपको एक चीज ये पता होगी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, क्या, जिधर एरिया कम होता है उधर वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्या, जिधर एरिया, इसको मैं लिख देता हूं, देखो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये होता है A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब यहां से ये आता है कि अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। तो यहां पे मैं ऐसे एरो बना देता हूं, और अगर ये कम हो जाएगा तो एरिया ज्यादा होगा, मतलब एरिया ज्यादा होने पर वेलोसिटी कम है। यहां एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे ये कंसीडरेशन क्या है कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है। यहां पे मैं मान के चल रहा हूं क्या, V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि मैंने फिगर में बना दिया है, इधर का एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा ही होगी। ये हमारा कंसीडरेशन है पहले से ही। और एक कंसीडरेशन और लेके चलूंगा कि जो आइडियल लिक्विड है, कंसीडरेशन तो है ही इसमें, मैंने बताया ना कि जैसे ही आप बात करते हो बर्नौली थ्योरम की तो एजम्पशन ही है इसमें। आइडियल लिक्विड मतलब डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल हो जाएगी। तो यहां पर डेंसिटी कैसी मानेंगे, यहां पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी, वो भी मैं लिख दूंगा अभी, ये वो मान लूंगा मैं, वो इनकम्प्रेसिबल भी है। फ्लो कैसा होना है, स्ट्रीमलाइन होना है, डेंसिटी चेंज नहीं होनी है। और यहां पे क्या है, एरिया कम लेने से वेलोसिटी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपको बताता है। मैंने क्या किया, कंसीडर अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2। V1 V2 क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी हो जाएगी। लेट P1 V1 एंड P2 V2 be the pressure and velocity। क्या है, यहां पर प्रेशर कितना है, मैंने यहां मान लिया प्रेशर P1 है, और यहां का प्रेशर कितना है, यहां का प्रेशर P2 है। तो प्रेशर ऐसे लगेगा, क्यों ऐसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। इधर P1 की वैल्यू ये हो जाएगी, इसको मैं P1 लिख देता हूं, ये आपके पास P1 आता है। मैंने क्या कहा, P1 और V1 एंड P2 V2 क्या है, बी द प्रेशर एंड वेलोसिटी एट द एंड्स ऑफ ट्यूब, एट द एंड ऑफ ट्यूब। ये मैंने एंड्स के, इस ट्यूब के एंड्स पर एरिया पर हमने प्रेशर और वेलोसिटी ले लिया, यहां पर प्रेशर और वेलोसिटी ले लिया, और मैं हाइट ले रहा हूं। यहां पे हाइट कितनी है, h1। लेट h1 एंड h2 क्या है, बी द हाइट ऑफ ट्यूब, हाइट ऑफ ट्यूब बी द हाइट ऑफ ट्यूब फ्रॉम रेफरेंस लाइन। बस इतना कंसीडरेशन है इसमें। इसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि बर्नौली थ्योरम का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। देखो यहां पे
यहां पे क्या है, ऐसा मानते हो आप कि जब इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब से लिक्विड का फ्लो होता है, लिक्विड कह लीजिए या फ्लूइड कह लीजिए, फ्लूइड का फ्लो होता है तो क्या होगा, इस साइड से फ्लो होगा तो क्या होगा, यहां पे जब लिक्विड का फ्लो इस साइड से होगा तो इस साइड पर क्या होगा, लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करेगा। लेकिन कंटिन्यूअसली जब यहां से फ्लो हो रहा होगा तो सामने वाला जो यहां पे फ्लूइड होगा, ये पीछे से जब जाएगा, फ्लो यहां से जब जा रहा होगा तो यहां वाला जो लिक्विड होगा वो इसको प्रेस करेगा पीछे के साइड में। यहां पे सोचना है थोड़ा सा, क्या सोचना है, मैं कह रहा हूं कि यहां पे लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो इधर वाला लिक्विड क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, ताकि यहां से लिक्विड इंटर हो और इस साइड में लिक्विड आउटकम, यहां से लिक्विड का जो फ्लो इधर से इंटर हुआ है, जितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड इधर से एंट्री किया है, इधर से वो लीव आउट हो जाए। लेकिन इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो यहां पर जो लिक्विड होगा वो इधर से आने वाले लिक्विड को क्या करेगा, प्रेस करेगा। प्रेस करने का मतलब है यहां पर जो फोर्स लगेगा, जो लिक्विड इधर से आ रहा होगा उस पे यहां का जो लिक्विड होगा वो इसको इधर प्रेस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा होगा। जब हो रहा होगा तो यहां पे देखो प्रेशर का क्या मतलब होता है, प्रेशर का मतलब होता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स। प्रेशर क्या है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स है। अब जरा कैसे इंपैक्ट ऑफ फोर्स है, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है वो कितना इंपैक्ट ऑफ फोर्स दे रहा है, इधर से प्रेशर लगा, ए एरिया पे लगा, तो यहां पर इंपैक्ट ऑफ फोर्स कितना हुआ, यहां पर जो इंपैक्ट ऑफ फोर्स होगा F1 की वैल्यू होगी वो P1 इंटू ए होगी, P1 इंटू A1 होगी। यहां पर जिधर प्रेशर होता है उधर ही फोर्स होता है। इसका मतलब कितना आया, यहां पे जो इंपैक्ट होगा फोर्स का वो कितना होगा, वो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू P2 इंटू, सॉरी मैं थोड़ा इसको और अच्छे से लिख दूं जिससे आपको समझ में आ जाए। यहां पर जो होगा वो आएगा F2 इज इक्वल टू P2A2। क्या आएगा, P2A2 आएगा। क्यों आएगा P2A2, देखो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। ये वाली वैल्यू आपके पास क्या थी, ये वाली वैल्यू थी यहां पर P2, ये P2 हो जाता है तो P2 इस साइड में लग रहा है और ये भी फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि यहां से जो लिक्विड जा रहा होगा, देखिए ये लिक्विड इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा लिक्विड, ऐसे जा रहा लिक्विड, ये लिक्विड इधर प्रेस कर रहा होगा। जैसे ये आगे जाता है वैसे इधर यहां वाला जो लिक्विड होगा, जैसे ये लिक्विड यहां से आगे बढ़ा, कहां से, इस जगह से, ये लिक्विड जब आगे खिसकेगा तो यहां पर जो लिक्विड होगा, तो ये वाला लिक्विड जब आगे बढ़ेगा तो ये यहां का जो पहले से लिक्विड होगा वो इसको पीछे खिसकाएगा। इसका मतलब होगा कि यहां पर जो फोर्स होगा, ये इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और यहां पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स को लेना है नेगेटिव, क्यों, इसकी डायरेक्शन इधर है। इस वाले फोर्स को लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि ये इधर प्रेस कर रहा है, वो उधर प्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव में जा रहा है। मुझे क्या करना है, यहां पर निकालना है कि वर्क डन कौन कर रहा है। वर्क डन यहां पे फ्लूइड ही कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो हो रहा है। जितना लिक्विड इधर से इंटर करता है उतना ही लिक्विड यहां से निकलता है। बस सोचना यह है कि यहां पर एरिया कम है, तो देखो इसने एरिया यहां पे कम था तो इसने वॉल्यूम ज्यादा कवर किया, यहां पर एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम कम कवर करेगा। लेकिन आप यहां पे ये निकाल सकते हो कि यहां पे वेलोसिटी v1 है तो डेल्टा टी टाइम में जो लिक्विड जा रहा है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अगर मैं निकालूं यहां से यहां तक का कि डेल्टा टी टाइम में यहां से इंटर करने वाला लिक्विड कितना अंदर जाएगा, तो आप लिख सकते हो v1 इंटू डेल्टा टी। ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक जाने की। वैसे ही यहां की डिस्टेंस कितनी होगी, आप देखोगे ये आ जाएगा v2 डेल्टा टी। यहां से लिक्विड को यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस रोल करनी पड़ती है, डेल्टा v2 डेल्टा टी। अच्छा, मैंने यहां पे डेल्टा टी क्यों लिया, देखो डेल्टा टी लेने से फायदा ये है कि बहुत छोटे टाइम के लिए एरिया चेंज नहीं होता है, बहुत छोटे टाइम के लिए एरिया चेंज नहीं होता है, मतलब A2 की वैल्यू A2 ही रहती है।
यहां पर भी एरिया यहां से यहां तक मैं दिखा जरूर रहा हूं, जबकि वो बहुत छोटा सा स्मॉल सा टाइम इंटरवल है जहां पे एरिया नहीं चेंज हो रहा। बस यहां से कितना लिक्विड अंदर गया ये भी आप निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ लिक्विड इंटरिंग कितना है, तो आप निकाल सकते हो यहां से डेल्टा एम की वैल्यू भी निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखाऊं आपको। देखो यहां पे क्या आएगा, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा देखो। डेल्टा एम क्या होता है, ये होता है अमाउंट ऑफ इंटरिंग लिक्विड। क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंटरिंग लिक्विड। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ इंटरिंग लिक्विड। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेल्टा एम कितना आएगा, ये है अमाउंट ऑफ इंटरिंग लिक्विड। इसका मतलब मास है। आपको लग रहा होगा अमाउंट का मतलब कितना लिक्विड अंदर गया, तो मास आ गया। मास का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया, इतने सेक्शन का निकालिए, इसका एरिया, और आपको यह पता है जितना लिक्विड यहां पर है उतना ही लिक्विड यहां पर है। बस क्या है, यहां पे लेंथ में ज्यादा है, यहां ब्रेथ में ज्यादा है दोनों ही सेम। तो यहां से कितना आ जाएगा, जरा देखो, ये आ जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आ जाएगी। तो वॉल्यूम यहां कितना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ये तो है, ये डिस्टेंस है। लिक्विड यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस किया, v1 इंटू डेल्टा टी। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू, ये आ जाएगा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा v1 और यहां से डेल्टा टी, और डेंसिटी होती है रो। डेल्टा टी को नीचे कर सकते हो, तो डेल्टा एम बाई रो इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा एम बाई रो, हाँ यहां से लिखा जा सकता है डेल्टा एम बाई रो। ये आ जाएगा a1 v1 और यहां से आ जाएगा डेल्टा टी। ऐसे ही मैं इस साइड में अगर लिखूं तो भी मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिखना चाहूं डेल्टा एम बाई रो की वैल्यू क्या होगी, यहां से हो जाएगी a2 v2 और डेल्टा टी हो जाएगी। ये वैल्यू इस एंड के लिए है और ये वैल्यू इस एंड के लिए है। किसके लिए, यहां a से a डैश के लिए है और ये b से b डैश के लिए है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि जो प्रेशर है, क्योंकि लिक्विड पे क्या लग रहा है, लिक्विड खुद प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो लिक्विड ही वर्क कर रहा है, मतलब फ्लूइड ही वर्क कर रहा है। मुझे यहां पे वर्क डन ही निकालना है, कौन कौन वर्क कर रहा है इस फ्लूइड पर। तो देखो यहां पर एक तो फ्लूइड प्रेशर के थ्रू वर्क निकाल सकते हैं। दूसरा यहां पर क्या निकाल सकते हैं, ग्रेविटी वर्क कर रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल देंगे। वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर निकाल देंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी निकाल देंगे। अगर मैं चाहूं वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स निकालूं, यहां पे नॉर्मल निकालना चाहूं, तो देखो नॉर्मल में क्या आएगा, नॉर्मल में हमेशा थीटा 90 होता है, तो वो भी 0 हो जाएगा। यहां पर ग्रेविटी निकाल सकते हैं, खाली ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा वो मैं निकाल दूंगा। तो देखो यहां पे कैसे निकालना है ग्रेविटी का और फ्लूइड प्रेशर का, क्योंकि फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो फ्लूइड प्रेशर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये P1 A1, यहां पर कितना है P2 E2। तो मैं लिखने जा रहा हूं क्या, कंसीडर फ्लूइड अंडर कौन सा पार्ट ले रहा हूं, अंडर A to B, अंडर A to B एंड आफ्टर टाइम डेल्टा टी A डैश टू B डैश। मुझे सिर्फ इतना कंसिडरेशन लेना है कि मैं कंसिडर कर रहा हूं कौन सा, लिक्विड कंसिडर कर रहा हूं A से B, और T टाइम बाद ये वाला खिसक करके यहां आता है, तो ये वाला लिक्विड खिसक के यहां जाता है। कितने टाइम में, डेल्टा T टाइम में। तो मैं निकालने जा रहा हूं वर्क डन बाय अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जरा सुनना। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। क्या कहती है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। कौन कौन से फोर्सेस के थ्रू वर्क डन कर रहे हो वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो मैं यहां पे लिख दूं वर्क डन बाई, वर्क क्या होता है, वर्क डन ये बाई ऑल द फोर्सेस
इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? यहां पे दो ही फोर्स के थ्रू वर्क डन हो रहा है, एक तो फ्लूइड प्रेशर के थ्रू हो रहा है, और यहां पे जो ये फोर्स होता है ग्रेविटी का फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ग्रेविटी कैसी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो मैं ऑल द फोर्सेस में क्या लिख सकता हूं? यहां लिख सकता हूं वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर, एक वर्क डन निकाल सकता हूं। दूसरा निकाल सकता हूं वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, और किसी कोई फोर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ना टेंशन का फोर्स है ना नॉर्मल फोर्स है, सिर्फ दो ही फोर्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लूइड प्रेशर वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे क्या करना है? सिर्फ इनकी वैल्यू यहाँ पे फिलअप करनी है। जैसे मैं फिलअप कर दूंगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा। जरा देख लो, जो डेल्टा के होता है वो क्या होता है? वो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा। यहां से ग्रेविटी निकालना है मुझे और फ्लूइड प्रेशर का निकालना है। फ्लूइड प्रेशर के लिए वर्क डन मैं आपको निकाल के बताता हूं। ठीक है, देखो कैसे करना है। मैं यहां पे लिखता हूं वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर, इसको मैं इक्वेशन 1 बना देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखता हूं वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर, जो फ्लूइड प्रेशर का वर्क डन होगा वो कितना आने वाला है, इसको ऐसे कर दिया। अब मैं ऊपर का पार्ट थोड़ा सा हटा दूं, तो देखो हटाने पर क्या आएगा? यहां से मैं इसको रब कर देता हूं, यहां तक मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा? ये लैंग्वेज भी आपको नहीं चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट आपने नोट डाउन कर लिया है और ये भी लिख लिया था कि ये किस कंजर्वेशन क्वांटिटी पे बेस्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। देखिए फ्लूइड प्रेशर का वर्क डन कैसे आने वाला है? फ्लूइड प्रेशर का वर्क डन आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? W इज इक्वल टू W फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल टू आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना आता है। कितना आएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है जरा देखो। फोर्स मैंने क्या बताया? इधर से फोर्स लग रहा है कितना? फोर्स F1 लग रहा है, तो F1 इंटू इधर की डिस्टेंस कितनी है? यहां से V1 डेल्टा टी है। ठीक है, और जरा देखो इधर से क्या हो रहा है? इधर से फोर्स ई डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब यहां पे आएगा माइनस F2 आएगा। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस तो यही है। वो कितनी है? वो है V2 डेल्टा टी। फिर से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको यहीं पर समझाया था क्या कि जब लिक्विड का फ्लो हो रहा होगा, इधर से लिक्विड जा रहा होगा, तो यहां पर जो लिक्विड होगा वो इधर से आने वाले लिक्विड को क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से ही यहां पे जो प्रेशर लग रहा था वो P2 प्रेशर कितने एरिया पे लग रहा था? A2 पे लग रहा था। तो प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो फोर्स आपको मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? यहां से आ गया F1 V1 डेल्टा टी माइनस F2 V2 डेल्टा टी आ गया। देखो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आपको मिल जा रहा है F1 और F2 आ गया। F1 और F2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? F1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं? मैंने F1 की वैल्यू पुट कर दी और F2 की वैल्यू। F1 की वैल्यू क्या है? P1 A1, तो यहां P1 A1 आ गया। आगे V1 डेल्टा टी सेम है, यहां पे F2 जो है पे P2 A2 आ गया, V2 डेल्टा सेम है। तो ये क्या मिल गया जाके आपको? जो फ्लूइड वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर है वो वैल्यू कितनी मिल गई? वो वैल्यू आ जाती है, यहां से देखो, यहां से क्या आएगा? ये A1 V1 डेल्टा टी A2 V2 डेल्टा टी की जगह पे क्या ले सकते हो आप? मैंने इसीलिए पहले बताया था कि अमाउंट ऑफ लिक्विड निकाल लो इंटरिंग, और यहां पर अमाउंट ऑफ लिविंग लिक्विड निकाल लो। अमाउंट ऑफ ये इंटरिंग लिक्विड है, यहां पे अमाउंट ऑफ लिविंग लिक्विड है। इसको क्या बोलते हो? ये अमाउंट ऑफ लिविंग लिक्विड, लिविंग
लिक्विड है यहाँ पे। तो डेल्टा एम निकाला था, ये रो इधर रहेगा, तो मैंने रो को नीचे कर दिया था। तो यहां से अमाउंट ऑफ लिविंग लिक्विड डेल्टा एम की वैल्यू होती थी, मैंने रो ऐसा नीचे कर दिया, इस हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया इधर। तो ये इंटरिंग लिक्विड की कहानी थी, ये आउटगोइंग लिक्विड की थी, या लिविंग लिक्विड की थी। तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी जगह पे देखो और इसकी जगह पे देखो, क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एम बाई रो। तो मतलब P1 डेल्टा एम बाई रो माइनस P2 डेल्टा एम बाई रो। ये रिजल्ट आ गया आपके पास P1 माइनस P2 डेल्टा एम बाई रो आ गया। ये रिजल्ट आ जाता है यहां से। तो ये तो निकला आपके पास वर्क डन कौन सा, ये वर्क डन आपने निकाल दिया है, वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर निकाल दिया। अब आपको जरूरत किसकी है, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स की। जरा इसका देखो, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स कैसे निकाला जाता है, जरा देखो। वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स को आप ऐसे निकालोगे कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है यहां पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू होता है। अब जो डेल्टा यू आएगा वो कितना आएगा, देखो यहां से डेल्टा जो यू होता है वो होता है नेगेटिव, और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। यहां पे यू फाइनल क्या होगा, वो होता है mgh, लेकिन लिक्विड तो यहां पर डेल्टा एम ही अंदर इंटर किया हुआ है। इस लिक्विड का जो मास है वो कितना है, वो डेल्टा एम है। यहां भी जो आगे गया है वो भी डेल्टा एम है। तो मैं तो एम की जगह पे डेल्टा एम ही लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड अंदर गया, थोड़ा सा इधर आगे खिसका, थोड़ा इधर से इंटर हुआ, थोड़ा इधर खिसक गया। तो यहां से क्या आएगा, जरा देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल हो जाएगा। अब जरा देखो यहां से वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आ गया u इनिशियल माइनस u फाइनल। u क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हो, mgh। यहां कितना आएगा, यहां आएगा डेल्टा m g h1, क्योंकि इस साइड की जो हाइट है वो h1 है इनिशियली। फाइनली कितनी है, डेल्टा m g h2, ये फाइनल हो गया। इस तरह से वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स आपने निकाल लिया। अब क्या जरूरत है आपको, अब आपको डेल्टा k की जरूरत है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो डेल्टा k होगी, वो होती है kf माइनस k इनिशियल। तो देखो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहां पर v1 है और यहां पर v2 है, लेकिन यहां पे क्या लिखना है आपको, 1/2 m की जगह पे डेल्टा m, और फाइनल में v2 है तो v2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/2 डेल्टा m v1 का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल पाए। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है रिलेशन फर्स्ट में। मुझे वैल्यू पुट करना है, कर दूं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं किस पर, इक्वेशन फर्स्ट पे। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यूजिंग रिलेशन फर्स्ट क्या था, वर्क डन बाई फ्लूइड प्रेशर प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां वैल्यू पुट करिए तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, P1 माइनस P2, और यहां पे लिखा है डेल्टा m बाई रो इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स कितना था, ग्रेविटी फोर्स जरा देखिए, ये था डेल्टा m GH1 माइनस डेल्टा m GH2, और काइनेटिक एनर्जी में कितना लिखा है, 1/2 डेल्टा m V2 का स्क्वायर माइनस डेल्टा m 1/2 डेल्टा m V1 का स्क्वायर, ऐसा है। तो जरा देखो सब में से डेल्टा m हटा दीजिए, सब में से डेल्टा m हटा दीजिए, तो क्या आएगा, ये आएगा P1 माइनस P2, और यहां पे आएगा रो प्लस यहां से आएगा GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर 1/2, यहां से आएगा 1/2 V1 स्क्वायर।
यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? देखिए सब में से रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा? P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस वाले टर्म एक साइड में कर लीजिए या 1 1 वाले एक साइड में कर लीजिए और 2 2 वाले टर्म एक साइड कर दीजिए। तो जैसे ही मैं 1 1 वाले टर्म एक साइड करता हूं, 2 2 वाले एक साइड करता हूं, तो कितना आएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है, इसको इधर कर लीजिए। जैसे ये माइनस में था मैंने उधर कर दिया, तो 1 वाले टर्म इधर आ गए और 2 वाले इधर आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो आप देख रहे हो यहां से ये रिलेशन आपको मिल गया। इसी रिलेशन को क्या करो आप, देखिए क्या लिख सकते थे, या ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख सकते थे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H, रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले सकते हो। ठीक है, यहां तक रिजल्ट आ जाता है। इसको अगर आप रोजी से डिवाइड कर देते, किससे डिवाइड कर देते? रोजी से, तो ये फिर हेड के टर्म में आ जाता है। कैसा जाता है? हेड के टर्म में। अगर मैं इसी को डिवाइड कर देता, ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? फाइनल रिजल्ट आ गया। यहां से मैं डिवाइड कर देता, अगर मैं रोजी से डिवाइड कर देता तो ये बन जाता P अपॉन रोजी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता। ये किसके टर्म में है? ये है हेड के टर्म में। पहला टर्म क्या होता है? ये होता है प्रेशर हेड, दूसरा होता है वेलोसिटी हेड, तीसरा होता है ग्रेविटेशनल हेड। तो इसे आप समझ गए होंगे, क्योंकि डेरिवेशन में कोई खास ऐसी बात थी नहीं। ये प्रेशर हेड है, मैं इसको लिख देता हूं प्रेशर हेड, ये वाला वेलोसिटी हेड और ये होता है ग्रेविटेशनल हेड। तो तीनों हेड होते हैं। इन तीनों हेड के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रखेंगे।